Hello everyone, good evening and welcome to the official YouTube channel of Nyay Academy. Now in this video we'll be discussing whether or not ये जो आज अभी recently हम देखें जो 5 tranches में कह लीजिए सरकार ने fiscal package launch किया है, whether or not is it enough जो हमें COVID-19 के इस दौर से हमारे इस जो fiscal crisis के दौर से हमें गुजर रहे हैं तो उस क्राइसिस के दौर से हमें क्या बाहर निकाल सकता है। जो हमारी इकोनॉमी जो फंस रही है, जिसकी गरारियां अड़ रही हैं, क्या ये तेल अगर सरकार की तरफ से आया है तो क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा। मशीन को जो जंग लग रहा है, जो ज्यादा लग रहे हैं, क्या इसमें सुधार होगा या नहीं होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज तो जो राजू भाई सोच रहे हैं कि पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। किसी के हाथ में वो 15 लाख रुपए नहीं आने वाले या 3 लाख रुपए नहीं आने वाले हैं, अगर आप ये चीज सोच रहे हैं। पहला तो ये चीज। दूसरी चीज ये कि देखिए अभी रिसेंटली हिंदू एडिटोरियल की अगर हम बात करें तो 26 तारीख के हिंदू एडिटोरियल्स दो हैं जो हमने अभी कवर नहीं किए थे। डेफिनेटली हम उस चीज को अलग से देखेंगे, बट यस इसे इस एंगल से देखना बहुत जरूरी था। तो आप सब लोगों के सामने मैं ये एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूं। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अभी सरकार की तरफ से जितने भी पैकेजेस हैं, जो कुछ भी है, उसका निष्कर्ष निकलकर आपके एग्जाम्स के लिए जो फॉर्डर रहता है ना दोस्तों, जो अपने आंसर्स में आपको पता नहीं चलता है कि मैंने ये फैक्ट डाल दिया फिर ये फैक्ट डाल दिया, तो ये बीच में जो ये खाली स्पेस आ जाती है, जो ये कॉन्टिन्यूटी जो टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, उस चीज के लिए ये फॉर्डर कहा जाता है। ये फॉर्डर आज की वीडियो आपको प्रोवाइड करेगी। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। नाउ दो पर्टिकुलर एडिटोरियल्स आए कल के न्यूज़पेपर में एंड वहीं से मैं आपको ये सारा का सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं। देखिए ध्यान से, जो जो चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, इनके नोट्स आपने जरूर बना लेने। द फर्स्ट एडिटोरियल इज द प्रॉब्लम विद द लिक्विडिटी पुश एंड द अदर एडिटोरियल इज रिटन बाय राजीव कुमार जी। ही इज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। अ वेल बैलेंस्ड स्टिमुलस पैकेज। तो इन दोनों एडिटोरियल्स का निष्कर्ष यहाँ पे आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर। और दूसरा आपको पता चलेगा कि राजू भाई जो है वो थोड़ा मिसकंसेप्शन में है, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, जैसा कि हेरा फेरी में रहा उनके साथ। नाउ इवन इफ पार्शियली सक्सेसफुल भी अगर ये हो जाता है पूरा ये फिस्कल पैकेज, इट विल कल्मिनेट इन इवेंचुअल डिफॉल्ट। कारण क्या है कि आप ऑलरेडी कैश क्रंच में हैं और आप धीरे धीरे करके उन्हीं लोगों को पैसा उठवाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो ये कैसे होगा ये अभी हम समझते हैं। द क्राइसिस इज ओनली लाइकली टू इंटेंसिफाई। वी शुड एम्ब्रेस आवरसेल्व्स फॉर अ वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक हेडविंड। बहुत स्ट्रॉन्ग वेस्ट विंड आने वाली है इकोनॉमी के अंदर, तो उसके लिए हमें एम्ब्रेस करना होगा खुद को। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, इस एडिटोरियल में एक थोड़ा बैलेंस्ड कह लीजिए, एक थोड़ा सा सिमर्ड डाउन कह लीजिए, एक एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही उम्दा तरीके से कोई चीज जैसे आप बोलें तो वो दी गई थी। इट विल मिनिमाइज द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ कोविड-19 क्राइसिस। ये फिस्कल पैकेज की बात हो रही है। एंड ऑल्सो पेव द पाथ फॉर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। ऐसा बोला राजीव कुमार जी ने कि थोड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी आए। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर पर्टिकुलरली उन्होंने जिस तरीके से मार्केट सेक्टर रिफॉर्म्स की बात की, तो वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आ जाते हैं, राइट। Similarly, Indian farmers will get the much needed freedoms, flexibility and financial strength to propel India's economic recovery in the post COVID-19 period. Now, इसमें से आपको एक चीज समझनी है दोस्तों कि जो भारत के फार्मर्स हैं वो बहुत समय से इस वजह से जूझ रहे थे क्योंकि उनको मार्केट एक्सेस नहीं मिल पा रहा था। एंड इसी के चलते मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आई होप आपको दिख रहा हो, नीति आयोग ने एक चीज की, उसने एक मॉडल एपीएमसी एक्ट तैयार करके दिया। और उस मॉडल एपीएमसी एक्ट के ऊपर 2015 से ही धूल चढ़ रही थी। अभी क्या है क्योंकि आपको पता है कि एग्रीकल्चर इज नॉट अ यूनियन सब्जेक्ट। ये कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी लिस्ट के अंदर आता है, सेकंड के अंदर आता है या थर्ड के अंदर आता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी फिलहाल आपको ये समझना है कि क्योंकि यूनियन लिस्ट के अंदर नहीं आता है तो नीति आयोग कुछ कर नहीं पाया। वो मॉडल एक्ट तो बना दिया लेकिन उस मॉडल एक्ट को स्टेट्स में इंप्लीमेंट नहीं करवा पाए। चलिए अभी देखते हैं कि इस फिस्कल पैकेज के अंदर हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड की गई। सबसे पहली चीज तो हमें ये समझना होगा कि दोस्तों हम जब भी कंपैरिजन करते हैं, हम कहते हैं यूएसए में ऐसा हो रहा है, कनाडा में ऐसा हो रहा है। देखो डॉलर इट स्टिल एंजॉयज एन एनविएबल स्टेटस। वो अभी भी ग्लोबल रिजर्व करेंसी है, अभी भी उसकी कुछ वैल्यू है। आप समझिए इस क्राइसिस के चलते हुए भी करीब करीब 1 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 1 लाख लोग के आसपास उनकी मृत्यु हो चुकी है यूएस के अंदर। फिर भी डॉलर एज अ करेंसी उसको कोई डेंट इतना ज्यादा नहीं पड़ा है। दिस अफोर्ड्स द यूएस द अल्टीमेट लग्जरी
कि वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो इशू कर सकता है, वो किसी भी तरीके से अपने मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंसेस को वेल थॉट ऑफ मैनर में सही तरीके से मेंटेन कर सकता है। लेकिन इंडिया के पास वो लग्जरी नहीं है, इतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है। भारत की जो करेंसी है, जो रुपीज है, इंडियन रुपी है, वो इतने स्ट्रांग नहीं है, वो ग्लोबल रिजर्व करेंसी नहीं है। तो इसी वजह से हमें आपको ये समझना होगा कि जितना भी हम क्राइसिस के दौरान ये जो पैकेज सरकार ने इशू किया है, इसमें हमें इसी कॉन्टेक्स्ट में इसे देखना होगा। नाउ सरकार ने दो मंत्र अडॉप्ट किए, उन दोनों मंत्र को अगर मैं सिंप्लीफाई फॉर्म में आपको बताऊं तो जैसा कि एडिटोरियल्स में भी बात की गई, पहला तो ये था कि आप ह्यूमन कॉस्ट ऑफ दिस क्राइसिस को मिनिमाइज कीजिए, पर्टिकुलरली जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में है, जो बिल्कुल नीचे रैंक के हैं, लोएस्ट रैंक के जो लोग हैं, फॉर एग्जांपल वर्किंग क्लास है, फॉर एग्जांपल वो लोग हैं जिनको फूड सिक्योरिटी की जरूरत है, तो उन सभी लोगों को सबसे पहले आप उनके ऊपर जो ये ये पेंडेमिक कोविड-19 का इसकी जो कॉस्ट्स हैं उसको आप मिनिमाइज कीजिए, ये पहली चीज। दूसरी चीज कही गई टू कन्वर्ट दिस क्राइसिस इनटू एन अपॉर्चुनिटी। ये कैसी बात कह दी है ना? अब ये बात ऐसी कही है कि दोस्तों कि ये अभी मौका है, हमें चौका मार देना चाहिए, ऐसी बात कही है, बाय इंप्लीमेंटिंग बोल्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स व्हिच हैव बीन पेंडिंग फॉर अ व्हाइल। ये वही बात है जो मैंने आपको मॉडल एपीएमसी एक्ट के तौर पे बताई थी, जहां पे मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अभी जैसे बात बतानी है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड भी जो रिफॉर्म्स हैं वो इस समय के दौरान अभी मौका है, मार दो चौका, ऐसा बोला जा रहा है। इन दोनों एडिटोरियल्स में से ये निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। नाउ द साइज ऑफ स्टिमुलस, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये करीब करीब 21 लाख करोड़ कह लीजिए, 20.97 ट्रिलियन कह लीजिए। नाउ दिस इज लार्जर देन द प्रॉमिस जो कि मोदी जी ने बोला था कि मैं 10% के आसपास का फिस्कल पैकेज दूंगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा है कह लीजिए। बट ये जो 21 लाख करोड़ रुपए हैं या 20 लाख करोड़ रुपए, जैसा कि न्यूज में, मार्केट में ये बात चल रही है, ये किस हिसाब से मिलना है, इसे हम अभी अगली स्लाइड्स में जाके देखेंगे। नाउ there is a heavy reliance on measures aimed at pushing credit to the banks, NBFCs and businesses, चाहे वो बिग हो चाहे वो स्मॉल हो। तो बेसिकली वेल्थ क्रिएशन आपने पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा मुझे बताइएगा, हम सीरीज चला सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो हम सीरीज चला सकते हैं अपने इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर। तो इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर आप देखेंगे तो वेल्थ क्रिएशन इज वन ऑफ द मेजर थीम्स ऑफ दिस ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे। तो वेल्थ क्रिएशन की बात जब आती है तो वहां पे यही बात बोली जाती है कि बैंक्स को कहिए, एनबीएफसीज को कहिए, जितनी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें बोलिए कि भैया जबरदस्ती पैसा तो दो लोगों को। अब ये चीज जो है कैसे बोली गई ये देखते हैं। नाउ सबसे पहले जो कंजम्पशन डिमांड को डायरेक्टली इंपैक्ट करे, बढ़ा सके, वो मेजर्स जो दिए गए, ये यहाँ पे 5 एनलिस्टेड हैं। ये लिस्ट जरा ध्यान से देख लेते हैं। पहली चीज तो ये 1.73 लाख करोड़ रुपीस कहां दिए, फॉर इंप्रूविंग द इनकम्स एंड वेलफेयर ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल। कैसे? 20 करोड़ फीमेल जनधन अकाउंट होल्डर्स हु विल रिसीव मनीज डायरेक्टली इनटू देयर बैंक अकाउंट्स। ये पहला पैकेज जो बताया गया। तो 20 करोड़ फीमेल जनधन अकाउंट्स के अंदर सीधे तौर पे 1.73 लाख करोड़ रुपीस सरकार की तरफ से डल जाएंगे। तो ये कंजम्पशन डिमांड को थोड़ा सा पुश, रैंप अप करने की कोशिश की गई। दूसरा, 50,000 करोड़ रुपए की एडिशनल इनकम्स इन द हैंड्स ऑफ दोज जिनका टीडीएस या टीसीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, दे वर रिड्यूस्ड बाय 25% के आसपास तक लेके जाके आपका जो टीडीएस और टीसीएस है वो काट दिया गया। नाउ उससे एक्स्ट्रा 50,000 करोड़ लोगों के हाथों में आ जाएगा। एक के हाथ में नहीं आएगा, ये बढ़ जाएगा। तो जब बटेगा तो एक एक दो हजार रुपए भी आएगा, किसी को 5,000 आएगा। इस तरीके से पूरे भारतवर्ष में ये चीजें बढ़ जाएंगी। उसके बाद 40,000 करोड़ रुपए का एडिशनल एलोकेशन है फॉर मनरेगा। नाउ दिस एडिशनल एलोकेशन इज वेलकम, लेकिन हमें भी पता है, आपको भी पता है, अगर आप हमारी हिंदू एनालिसिस की सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो ये 40,000 करोड़ में कुछ इश्यूज नहीं है। इनफैक्ट हमने पिछले हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में देखा था, जान द्रेज ने ये बात कही थी। ही इज अ प्रोफेसर, विजिटिंग प्रोफेसर एट रांची यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने बात कही थी कि इसके साथ साथ आप डायरेक्ट हाथ में कैश दें तो थोड़ा सा बेनिफिट है। उसके प्रोज और कॉन्स हमने उस वीडियो के अंदर देखे थे। नाउ दिस विल प्रोवाइड एडिशनल जॉब्स एंड सिक्योर टू दोज रिटर्निंग टू देयर विलेजेस फ्रॉम मेट्रो सिटीज। अब देखिए दोस्तों, ऐसा है कि जॉब्स तो थे यहाँ पे, पैसा यहां से कमा रहे थे, सिटीज से कमा रहे थे। अब ये लोग, ये वर्कर्स जब वापस जाते हैं अपने गांव में, अगर वहां पे काम होता तो फर्स्ट ऑफ वो शहरों में आते ही नहीं, है ना। तो अब इनको वहां जाने के बाद भी बहुत जरूरी है कि वहां अपने गांव में काम मिल सके।
तो वो काम मिल सके और वो अपना जीवन यापन कर सके, इस वजह से एडिशनल 40,000 करोड़ रुपए मनरेगा में इन्फ्यूज किए गए। 30,000 करोड़ रुपए फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, 17,800 करोड़ रुपए फॉर ट्रांसफर टू 12 करोड़ फार्मर्स, 17,800 करोड़ फार्मर्स के खातों में डायरेक्टली ट्रांसफर किए गए। 13,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर टू स्टेट्स टू फाइनेंस द कॉस्ट ऑफ रनिंग क्वारंटीन होम्स एंड शेल्टर्स फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, पर्टिकुलरली माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। तो ये सारे के सारे डिमांड को पुश करने के लिए सारे मेजर्स लिए गए। ये 5 जो मेजर्स थे, ये जो 5 मेजर्स स्टेप वाइज हमने लिए, सरकार की तरफ से ये आए, तो ये डिमांड को पुश करने की तरफ से थे। अब देखते हैं सप्लाई साइड से सरकार ने क्या क्या एक्शन लिए। तो 4 फोल्ड एक एक्शन लिया है, रिस्पॉन्स लिया है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, आगे चौथा भी आएगा। तो ये चौथा है, राइट। तो ये सारे के सारे हमने मेजर्स ध्यान से समझने, क्योंकि यही एक बोन ऑफ कंटेंशन बनता है। यहीं से ही आप मान के चलिए कि इस मूव का क्रिटिसिज्म बेहतर तरीके से निकल पाता है। ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि आपको हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, यूपीएससी के अंदर एक बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत रहती है ना। तो इसलिए चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहली चीज तो ये कि नेशन की फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए फार्मर की इनकम, दे वर नॉट इम्पेयर्ड, एंड उनको वो इनकम प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली एसेंशियल सर्विसेज में इंक्लूड कर दिया एग्रीकल्चर को, और न सिर्फ एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज को भी एसेंशियल सर्विसेज में इंक्लूड कर दिया। दूसरी चीज, जो प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन थे सरकार के, उसमें 78,000 करोड़, मैं हिंदी में भूल गया 78 को क्या कहते हैं, राइट, 78,000 करोड़ रुपीस एज न्यू परचेजिंग पावर इन द हैंड्स ऑफ फार्मर्स, ये चीज प्रोवाइड की डायरेक्टली फार्मर्स को। एंड ये जो सारा प्रोसेस था, ये अभी राबी क्रॉप के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी था। नाउ इसके अलावा जो दूसरा स्टेप लिया गया, टू प्रिवेंट प्रेसिंग कैश लिक्विडिटी क्रंच फ्रॉम कन्वर्टिंग टू इंसॉल्वेंसीज एंड बैंक्रप्सीज, इस वजह से सबसे पहले आप सबको पता है लोन मॉरेटोरियम दिया गया था। पहले 3 महीने का दिया गया था, अब उस 3 महीने में और 3 महीने ऐड करने के लिए आरबीआई ने बोला है। तो अभी देखिए ये कब तक डिसीजन हो जाता है बैंक्स की तरफ से, ये देखने वाली बात है। सिमिलरली एक और चीज बोली, क्रेडिट लाइन और एक एक्सटेंड किया 3 ट्रिलियन रुपीस का टू एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो लघु उद्योग है, उन उद्योगों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए, 3 ट्रिलियन रुपीस के आसपास का आपने एडिशनल क्रेडिट लाइन, मतलब उनको अब लोन मिल सकेगा एक्स्ट्रा, विदाउट एनी फ्रेश कोलैटरल। जो आपने ऑलरेडी मॉर्टगेज किया है, उसी मॉर्टगेज के ऊपर आपको 3 ट्रिलियन रुपीस के आसपास आपको क्रेडिट लाइन जो है सरकार की तरफ से मिलती है। नाउ इसी के साथ 50,000 करोड़ रुपीस का फंड ऑफ फंड्स जो है, वो भी वो अवेल कर सकते हैं, न्यू इक्विटी वहां से उठा सकते हैं, पर्टिकुलरली फॉर दोज हु हैव सफर्ड अ नियर कंप्लीट लॉस ऑफ रेवेन्यूज ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो ये जो 50,000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स है, मतलब बहुत सारे फंड्स का पूल मिला के एक सिंगल बड़ा पूल ऑफ फंड है, उसमें से आप सीधे तौर से इक्विटी उठा सकते हैं, ये पैसा उठा सकते हैं। 90,000 करोड़ रुपीस का क्रेडिट पैकेज है टू स्टेट इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटीज, ताकि वो क्लियर कर सके अपने ड्यूज जो कि प्राइवेट सेक्टर पावर प्रोड्यूसर्स को है। अब होता क्या है कि पावर प्रोड्यूसर होते हैं प्राइवेट सेक्टर में, फिर वो वहां से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। इन्हीं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटीज को 90,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट पैकेज प्रोवाइड किया गया है, ताकि वो अपने जो ड्यूज हैं, जो वो पावर खरीद रहे हैं इस दौरान, क्योंकि बेचने के इश्यूज हो गए हैं, क्योंकि लोगों के पास कैश क्रंच हो गया, एंड बिकॉज फॉर एग्जांपल आप देखिए कितनी फैक्ट्रीज कितनी शटडाउन है, तो उनका जो आउटपुट है वहां से पैसा जनरेट नहीं हो रहा है, इसलिए सरकार ने अलग से 90,000 करोड़ रुपए का एक क्रेडिट पैकेज दिया टू सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द इकोसिस्टम फॉर प्राइवेट प्रोड्यूसर्स एंड इन्वेस्टर्स। एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग दोनों में कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए गए, वो आगे यहां इनलिस्टेड है। पहली चीज तो ये कि जो एंटायर फार्मर्स की कम्युनिटी है, उनके लिए एक वेलकम स्टेप है कि इट वाज फ्रीड फ्रॉम द एज ओल्ड टिरेनी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर्स, एग्रो प्रोडक्ट्स के जो ट्रेडर्स है, एक्सपोर्टर्स है, दे कैन मेंटेन नेसेसरी स्टॉक्स टू मीट द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस। नाउ तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत जो आप समझिए एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस अगर अब निकल कर आती हैं, तो पहले जो इस एक्ट के तहत आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी, उन रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। आप नेसेसरी स्टॉक आप मेंटेन कर सकते हैं। कारण क्या है, यहां पे ये
रिस्ट्रिक्शन को लूजन करने का कारण ये है दोस्तों, क्योंकि लॉजिस्टिक्स जो है वो उसमें रोकथाम आ गया है। लॉजिस्टिक्स क्या होता है? ट्रक्स वगैरह होते हैं ना, तो ट्रक्स रास्ते में अड़ गए हैं, कई जगहों पे इंटरस्टेट ट्रांसमिशन जो है वो रुक गया है, तो ये सारा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जो है उसमें आप कह लीजिए कि अड़चने आ रही हैं। इस वजह से एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस पूरी हो सकें, इसलिए नेसेसरी स्टॉक मेंटेन करना अलाउ किया ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स को। दूसरी चीज, डिफेंस सेक्टर में पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो डिफेंस प्रोडक्शन सेक्टर में लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया गई है, जहां पे हायर आत्मनिर्भरता in this strategic sector and also to emerge as an exporter to be achieved through this liberalization process। तो आत्मनिर्भरता डिफेंस सेक्टर के, डिफेंस प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर भी इंक्लूड करने के लिए, उसको लाने के लिए ये पैकेज के अंदर कुछ प्रावधान आए। सिमिलरली प्राइवेट बिजनेसेस के लिए क्या हुआ? दे कैन नाउ ऑपरेट इन सेक्टर्स which were otherwise monopolized or dominated by the public sector enterprises। मैंने सोचा नहीं था कि ये इंक का रंग ऐसा रखूंगा तो ये दिखेगा नहीं, है ना, तो कोई बात नहीं। तो प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो प्राइवेट बिजनेसेस में आपने समझना है दोस्तों कि पहले जहां पे मोनोपोली हुआ करती थी, जो कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में कह लीजिए डोमिनेटेड एरियाज थे, उन सेक्टर्स में भी अब प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ किया जाएगा। सिमिलरली जो चौथा स्टेप था, जो कि सप्लाई साइड को थोड़ा सा एनहांस कर सकता था, a measure that touches the lives and livelihoods of more than 50 lakh Indian families, street vendors all over the country, they have been given a credit of 10,000 rupees each for restocking। कि आप जो भी माल भत्ता बेचते थे, वो सब माल भत्ते के लिए आप बेसिकली आपको 10,000 रुपए का एक्स्ट्रा क्रेडिट दिया जाएगा, ताकि आप रीस्टॉक कर सके अपनी सप्लाईज को। तो ये सारा समझिए दोस्तों कि ये हमारा वो था जहां पे राजू भाई सोच रहे हैं कि जेब में पैसा ही पैसा होने वाला है ना, तो वो पैसा कहां से आएगा, कैसे जाएगा, अब हमें ये समझना है। देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि जिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ये बोरोड फंड्स को आगे जाके देंगे, आगे लेंड करेंगे एंड मेक पेमेंट्स फेलिंग ड्यू, compensate employees even during lockdown and otherwise spend even while not earning। जब तक आप पैसा अर्न भी नहीं कर रहे तब भी आप सोच रहे हैं कि वो एम्प्लॉइज को पैसा दें और उनको कॉम्पनसेट करें। जो ड्यू पेंडिंग्स हैं, पेंडिंग पेमेंट्स हैं, उनमें आप ये दिया गया पैसा जो है खर्चने की बात करें। पहली चीज तो ये है कि इकोनॉमिक्स के बेसिक प्रिंसिपल को थोड़ा सा वायलेट करता है कि जहां पे आपने कैपिटल जनरेट किया उसको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्च कर देंगे तो हमसे बड़ा बेवकूफ किसी को कोई कहेगा नहीं, है ना। तो ये चीज हमें समझनी होगी कि हमें रेवेन्यू, आप कैपिटल जनरेट करके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर आप कर रहे हैं तो बहुत तकलीफ हो सकती है। सिमिलरली इन पीरियड्स ऑफ क्राइसिस आप समझिए कि चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे स्मॉल बिजनेस हो, चाहे फर्म्स हो, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, एनबीएफसी हो, बैंक्स हो, इंटरमीडियरीज हो, कोई भी हो, सरकारें तक सबके सब लिक्विडिटी क्रंच से ग्रस्त हैं। रिलैक्सिंग दैट क्रंच इज अ फोकस ऑफ दिस पैकेज, ये माना जा सकता है। और वो जो थ्रस्ट है वो आरबीआई को धक्का लगाया जा रहा है, आरबीआई को बोला जा रहा है कि भैया आप पैसे दो, और आरबीआई क्या कर रहा है, वो इंक्रीजिंग लेंडिंग कर रहा है। किसको? बाय ऑफरिंग पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सॉरी, जो कि कैपिटल जनरेट करे फॉर लॉन्गर पीरियड्स एट अ रेपो रेट, बट रेट कट विच वाज कट बाय रिसेंटली 100 बेसिस पॉइंट्स के आसपास, उसको 4% पे लेके आ गए हम रेपो रेट को, उसमें 1% के आसपास की कटौती कर दी। आरबीआई ये सोच रहा है, तो आरबीआई ने और कौन से स्टेप्स लिए? उसने सबसे पहला स्टेप लिया था टीएलटीआरओस। हमने टीएलटीआरओस के ऊपर स्पेशल एक वीडियो बनाई है हमारी वीकली करंट अफेयर सीरीज में, उस चीज को जरूर फॉलो कीजिएगा। हमारी लेटेस्ट जो वीडियो थी उसमें जरूर देखिएगा, वीकली करंट अफेयर सीरीज की हमारी प्लेलिस्ट है पूरी, तो उसमें टीएलटीआरओस डिटेल में डिस्कस किया गया है, उसे जरूर फॉलो कीजिएगा। नाउ टीएलटीआरओस की तरफ से टारगेटेड जो हमारा लॉन्ग टर्म रेपो रेट ऑपरेशंस थे, उस सारे प्रोसेस के अंदर आरबीआई ने बहुत पैसा इन्फ्यूज किया है एंड उसमें बोला है कि आप स्पेसिफिक क्लाइंट्स को स्पेसिफिक तरीके से लिक्विडिटी प्रोवाइड कीजिए। नाउ इसके अंदर अ मच लार्जर रोल टू एनहांसिंग लिक्विडिटी, ये हमें समझना होगा कि दोस्तों लिक्विडिटी के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है रादर देन ईदर टू डायरेक्ट ट्रांसफर टू द पुअर एंड प्रिकेरियसली एम्प्लॉयड वर्कर्स डेवास्टेटेड बाय द क्राइसिस, or to spending to ensure that micro and small businesses would remain viable and along with medium and big businesses would ride a demand revival when the lockdown ends। अभी ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली हम लिक्विडिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हमारा ज्यादा फोकस जो है
वो सप्लाई साइड के ऊपर है, डिमांड साइड के ऊपर, कंजम्पशन साइड के ऊपर कम फोकस है। जैसे ही ये कोविड 19 का क्राइसिस हटता है, हमें क्या जरूरत होगी, हमें डायरेक्ट ट्रांसफर्स की जरूरत होगी। गरीब तबके के लोगों को, जो एम्प्लॉयड वर्कर्स थे जो डेवस्टेट हो गए हैं ड्यू टू क्राइसिस, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनकी नौकरियां जा सकती हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, राइट। स्पेंडिंग टू इंश्योर दैट माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस वुड रिमेन वाइबल, कि जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं, माइक्रो बिजनेसेस हैं, वो वाइबल रह सके। सिमिलरली आपको डिमांड रिवाइवल की जरूरत होगी जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा। नाउ आप बात कर रहे हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया की। ये सेल्फ रिलायंट इंडिया 4 L's के ऊपर बेस्ड है: लैंड, लेबर, लॉज और लिक्विडिटी। दोस्तों ये बहुत प्यारी चीज लिखी गई है इस एडिटोरियल के अंदर, आपने जरूर नोट करनी है अपने नोट्स के अंदर। नाउ लेकिन इसी के साथ साथ आपको फार्मर्स को भी ये जो मच नीडेड फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्रीडम है, ये प्रोवाइड करनी थी, वो आपने की है, काफी हद तक की है। आप कह रहे हैं कि आप लोकल से ग्लोकल हो रहे हैं, जहां पे आप ग्लोबल प्लस लोकल कर रहे हैं, आप ग्लोकल हो रहे हैं, आप सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं, आप आत्मनिर्भर हो रहे हैं। सेल्फ रिलायंट गलत शब्द है, आत्मनिर्भर सही शब्द है ना, सब लोगों को पता है। नाउ इसके अंदर हुआ क्या है, बेसिकली फर्स्ट राउंड के अंदर ये जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं, इसके अंदर पहली चीज क्या हुई, इन्वेस्टमेंट ऑफ चीपर कैपिटल इन हायर क्वालिटी इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो इन सभी श्वेत पत्रों के अंदर, इन सभी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर जिनके ग्रेड हायर क्वालिटी के इन्वेस्टमेंट ग्रेड्स हैं, उसमें आपने चीपर कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया, पहली चीज, ताकि उसमें से रिटर्न यील्ड जिसको हम कहते हैं वो ज्यादा निकल कर आए, ताकि आपका जो ये चीपर कैपिटल है वो आपको रिटर्न्स ज्यादा दे सके। दूसरी चीज, आपने सेकेंड राउंड के अंदर क्या किया, एंड इट वाज सेकेंड राउंड में यू वर गियर्ड टू फॉर सेविंग्स इन एनबीएफसीज, जिनकी बैलेंस शीट जो है वो ऑलरेडी स्ट्रेस के अंदर थी। आपने देखा था पिछले साल IL&FS का जो क्राइसिस निकल कर आया था, 2017 से ही इसका इशू चल रहा था, तो आपको पता ही है ना, बिकॉज दे वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रोल ओवर द शॉर्ट टर्म डेट। अब ये क्या कर रहे थे, ये शॉर्ट टर्म डेट को यूज करके फाइनेंस कर रहे थे लॉन्गर टर्म प्रोजेक्ट के। अब शॉर्ट टर्म डेट लिया और आपने कह दिया कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के ऊपर आप इन्वेस्ट कर दें, तो ऐसे में आप समझिए कि जो पैसा आपने अभी 6 महीने के अंदर वापस कर देना है और जिसके रिटर्न्स 6 साल के बाद आने हैं, तो वो कैसे कारगर होगा, ये साइक्लिकल प्रोसेस किस तरीके से चलेगा, जहां आपने पैसा लिया लिया तो शॉर्ट टर्म के लिए और दिया आपने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये चीज जो है, ये सेल्फ रिलायंट इंडिया का जो ये पैकेज हमने अभी डिस्कस किया, ये सारा पैकेज इसमें एक अड़चन ला सकता है। सिमिलरली बैंक्स आर अनविलिंग टू रिस्पॉन्ड व्हेन लिक्विडिटी वाज इन्फ्यूज्ड टू टारगेट लेंडिंग टू एनबीएफसीज। अभी जब पहली बार फर्स्ट ट्रांच जब सरकार ने इशू किया, तो उसमें एनबीएफसीज को जब पैसा देना था, तो बैंक्स वर अनविलिंग। इसी वजह से सरकार ने क्या कहा, सरकार कहती है कि भी सिडबी, नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक, अब इन फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज भी, ये भी आपको अवेलेबल होंगी, आप इसको भी पैसा दे सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बेसिकली ऑप्शंस बढ़ा दिए बैंक्स के सामने। पर ये आपको समझना होगा कि अगर आपको ये टारगेटेड लेंडिंग अमाउंट्स प्रोवाइडिंग फिगर्स टू फैटन द स्टिमुलस, ये सिर्फ और सिर्फ इतना करेगा, इसके अलावा आपको समझना होगा कि बजाय इसके कि वो स्टिमुलस को एक्चुअल सेंस में इंप्लीमेंट करे, देयर विल बी चैलेंजेस कि सही तरीके से बैंक्स आगे लोन प्रोवाइड करें। अब देखिए शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कर रहे हैं और आगे उन्होंने जो इंटरमीडिएरीज हैं उन्होंने लोन प्रोवाइड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये सबसे बड़ा कारण ही ये है जिसकी वजह से ये पूरा पैकेज जो है इट कैन कम डाउन क्रम्बलिंग। Now, what we need to do is we need to persuade banks and other intermediaries to take up these offers when clients they must lend to, जैसे MSMEs है, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, दे आर themselves stressed। आप आगे उनको जबरदस्ती कह रहे हैं कि आप क्लाइंट्स को पैसा दो, लोन दो, वो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं। पहली चीज तो ये कि बैंक्स एनबीएफसीज को ही नहीं देके राजी, फिर आगे एनबीएफसीज अपने क्लाइंट्स को देके नहीं राजी, क्योंकि वो अपने आप में स्ट्रेस्ड हैं, और क्लाइंट्स को दे भी दें, क्लाइंट्स खुद लेना नहीं चाहते क्योंकि उनकी जेब में उतना पैसा है नहीं। आपके पास कुछ पैसा होगा, आपको पता है कि आप पैसा रिटर्न कर सकेंगे, तभी तो आप लोन लेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। नाउ गवर्नमेंट आल्सो नीड टू परसुएड आरबीआई टू लेंड डायरेक्टली टू एनबीएफसीज अगेंस्ट देयर पेपर, जो उनके श्वेत पत्र हैं उनके बेसिस पे आप सीधा एनबीएफसीज के खातों में आप पैसा प्रोवाइड कर सके। आरबीआई से ये अनुरोध किया जा रहा है, अभी किया नहीं है ये चीज, अभी इनडायरेक्टली हो रही है। Now, they are asked that they should not use the funds either to pay their workers or buy stock options, stock inputs।
जैसी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही है, हर कोई अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में ना तो वो पैसा वर्कर्स को पे करने के लिए खर्च कर रहा है, ना ही स्टॉक इनपुट्स बाय खरीदने के लिए पैसा खर्च कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर। जो ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है, जो ह्यूमन एंगल है, उस एंगल को ही पकड़ नहीं रहा है। अब ये अगर लॉकडाउन खत्म हो जाता है तो होगा क्या कि एकदम से कंप्रेशन ऑफ डिमांड होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की, मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको नौकरी का खतरा होगा, और ऐसा हो सकता है जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो, पैसा बचाने के चक्कर में बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा सकती है, इनकम्स खत्म हो सकती हैं, एंड this would aggravate because spending by the government will fall sharply due to collapse in revenue collections। क्योंकि टैक्स कलेक्शंस नहीं होंगी तो सरकार भी स्पेंडिंग अपनी रोक लेगी, एंड सरकार ऑलरेडी अपने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एफआरबीएम जो एक्ट है, उस एक्ट के तहत बहुत कोशिश कर रही है कि अपने आप को कंजर्वेटिव रखे, है ना। तो उस वजह से बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। सिमिलरली जो डिमांड है वो स्लगिश होने वाली है। फर्म्स आर अनलाइकली टू मीट पास्ट एंड करंट पेमेंट कमिटमेंट्स। वो हमेशा हमें देखना पड़ेगा कि पास्ट कमिटमेंट और करंट कमिटमेंट में वो कोशिश करेंगे कि आगे थोड़ा सा पुश कर देंगे, सर अभी पैसा नहीं आया, मुझे और थोड़ा क्रेडिट का टाइम दे दीजिए, मुझे और समय दे दीजिए, ये सारी चीजें होने वाली है। सिमिलरली देयर विल बी अनदर कंपोनेंट ऑफ लिक्विडिटी पुश, जहां पे द मेजर्स दैट टेम्परेरीली इंक्रीज द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ डिफरेंट सेक्शंस, वो आपने प्रोवाइड तो कर दी, लेकिन वो किस हद तक फायदा देती है ये अभी देखने वाली बात है। एडवांस एक्सेस टू सेविंग्स, ये प्रोवाइड की सरकार ने, जहां पे पीएफ कंट्रीब्यूशंस में से आप पैसा निकाल सकें इजीली। आपने आपका टीडीएस कम कर दिया, मोरेटोरियम से प्रोवाइड किया डेट सर्विस पेमेंट्स के ऊपर फॉर अ फ्यू मंथ्स, 3 महीने का जो समय दिया, ठीक है। दे आर एक्सपेक्टेड कि वो प्रोवाइड करे आपको कैश इनफ्लोज, एंड वो आपके कैश आउटफ्लोज को कम कर सकता है, टू इंड्यूस एजेंट्स टू मीट ओवरड्यू पेमेंट्स और जस्ट स्पेंड टू एनहांस द इनकम्स ऑफ अदर्स। ये काम हो सकता है, यहां से हो सकता है जहां पे आपने कहा, लेकिन ये बहुत ही लिमिटेड एस्पेक्ट है, इसको आगे समझना होगा। द टोटल इफेक्टिव डिमांड इज मेड अप ऑफ डिमांड फॉर कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड इंटरमीडिएट गुड्स। इन तीनों, यहां पे लिख देता हूं गुड्स ताकि क्लियर रहे, तो इन तीनों के तीनों को मिला के आप इफेक्टिव डिमांड जो है मानते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ यहां पे और यहां पे फोकस कर रहे हैं, इसको भी फोकस करना चाहिए, एंड इसके ऊपर आपने कम फोकस किया है। तो ये सारा एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए थी, ये अभी बैलेंस्ड अप्रोच नहीं देखने को मिली है। नाउ दिस हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय दोज हु कंसीडर दैट ओनली कैश इन हैंड ऑफ कंज्यूमर्स as sole means for reversing the declining demand in the economy। आप कह रहे हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट पे ही फोकस किया, तो बेसिकली अगर इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया साथ में कंजम्पशन पे भी किया, तो जो लोग ये कह रहे हैं कि भैया थोड़ा है, ऐसे है वैसे है, राजू भैया थोड़ा सा परेशान हो रहे होंगे, पर कोई बात नहीं, सरकार की तरफ से अगर हम देखें तो थोड़ा सा बेनिफिट भी है, क्योंकि आप अगर इन्वेस्टमेंट को भी पुश देते हैं तो वहीं से ही तो आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, वहीं से ही तो आपको इनकम्स आएंगी निकल कर, है ना। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। नाउ अब राजू भैया थोड़े से कंफ्यूज हैं, तो राजू को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। कैसे समझाएंगे? बेसिकली ये बातें, गिवन द सर्कमस्टांसेस, जो ये लिक्विडिटी पुश है, चाहे वो पार्शियली सक्सेसफुल हो भी जाए, दिस वुड ओनली कल्मिनेट इनटू इवेंचुअल डिफॉल्ट एज बोरोवर्स यूज द डेट टू जस्ट स्टे अफ्लोट इन द एब्सेंस ऑफ न्यू रेवेन्यूज। सिर्फ और सिर्फ ऊपर सतह पर थोड़ा अफ्लोट रह सके, डूबे नहीं, इतनी कोशिश करेंगे बोरोवर्स। तो इस वजह से इट इज एक्सपेक्टेड कि ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी, ज्यादा डिमांड नहीं पुश होगी, लेकिन हाँ, आपको लिक्विडिटी का थोड़ा पार्शियल सक्सेस भी हो जाता है तो आपको फायदा हो सकता है, क्योंकि कुछ बोरोवर्स तो एटलीस्ट अफ्लोट रह सकेंगे, अपने रेवेन्यूज कोशिश करेंगे जनरेट करने की। द मेजर्स आर ओनली लाइकली टू इंटेंसिफाई क्राइसिस रादर देन रिजॉल्व इट। ये बात थोड़ी सी मैं कहूंगा कि एक्सट्रीमली क्रिटिकल है। आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू यूज दिस, बट हाँ, ये थोड़ा प्रैक्टिकलिटी के आसपास है, क्योंकि यहाँ ये 20 लाख करोड़ रुपए आपने खर्च तो कर दिए, ये किस तरीके से रिटर्न्स आपको प्रोवाइड करते हैं, उन रिटर्न्स पे डिपेंड करेगा कि क्या ये क्राइसिस हम सही तरीके से अवॉइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये चीज आपको समझनी होगी दोस्तों। व्हाट इज नीडेड नाउ इज गवर्नमेंट सपोर्ट इन फॉर्म ऑफ न्यू एंड एडिशनल ट्रांसफर्स टू द पीपल इन कैश एंड काइंड। सबको राजू भाई की तरह पैसा चाहिए, कैश में मिले, काइंड में मिले। आप वेज सब्सिडीज प्रोवाइड कीजिए, इक्विटी सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स जो हैं उसमें अपना खर्चा बढ़ा दीजिए, तभी बात बनेगी। इनफैक्ट इसके रिलेटेड सरकार ने बोला भी है, करीब करीब मैं 2 लाख नई भर्तियां, न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है मैं फ्लोट करने वाली हूं मार्केट के अंदर। तो उस चीज को हमने ध्यान में रखना है।
चाहे वो एसएससी के थ्रू हो, चाहे वो यूपीएससी के थ्रू हो या वेरियस अदर एग्जाम्स उनके थ्रू हो। तो सरकार की तरफ से ये मान के चलिए कि ये बात बोली तो है दैट दिस वुड रिक्वायर डेट फाइनेंस्ड स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट with borrowing at low interest rates and central bank or a monetization of the deficit। monetization of deficit मतलब जितने पैसे की कमी है भैया आप तड़ 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 करके नोट छाप लो, नोट छाप लो सीधे सीधे करके, और कुछ ना करो, है ना। तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन हो सकती है, ये लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। इनफैक्ट ये किसी तरीके का रिजॉर्ट होना ही नहीं चाहिए, ये गोवा में भी नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, है ना। बट ये कहा जा सकता है कि आप मोनेटाइज कर सकते हैं अपने डेफिसिट को, जहां आप जितने पैसे की जरूरत है आप पैसा छाप लें। तो उससे क्या होगा कि फिस्कल पॉलिसी जो है बिल्कुल पूरे तरीके से ऐसे जैसे मेरा ये डिजिटल पेन हिल रहा है ऐसे ऐसे करके हिल जाएगी, है ना। तो ये चीज से आपने बचकर चलना होगा। व्हाट गवर्नमेंट कैन डू इज वो डेट फाइनेंसिंग करवा सकती है। सिमिलरली आपको वर्ल्ड बैंक की सपोर्ट है, अब तो डब्ल्यूएचओ में भी अपना दबदबा है ना। अपने दिल्ली वाले भाई साहब जो है वहां बैठे हैं, हर्षवर्धन जी वहां बैठे हैं, अ वेरी प्रोमिनेंट लीडर फ्रॉम आवर कंट्री, डब्ल्यूएचओ में पहुंच गए हैं। बहुत जबरदस्त हमारा सरकार की तरफ से कह लीजिए बहुत उम्दा एक रिस्पॉन्स आया गवर्नमेंट को फ्रॉम द वर्ल्ड। नाउ ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपको समझनी होंगी इस पूरे फिस्कल पैकेज के अंदर। इसके अलावा आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों कि जितनी भी वीडियोस हम बनाते हैं आपने 250 वर्ड्स में 250 वर्ड्स में उसका निष्कर्ष निकाल लेना है, और आपको उसमें और कुछ नहीं चाहिए। और अपने को क्या निकालना है ना, अपने को नोट्स निकालने हैं, अपने को मार्क्स निकालने हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो में अभी फिलहाल इतना ही। आपको जाने से पहले एक ही अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्र बंधुओं के साथ, सखी सहेलियों के साथ और सभी दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया इस चैनल को। क्या दिक्कत हो गई है यार, कर दो ना, फटाफट से सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। कारण क्या है कि जब आप बेल आइकन को दबाते हैं तो आपकी और हमारी दूरी को ये बेल आइकन नोटिफिकेशन की उस आवाज से टिडिंग करके आपकी और हमारी इस दूरी को दूर कर देगा। So thank you so much guys for watching this video. This is me signing off from Nya Academy of Wisdom. Take care, bye bye and have an awesome day ahead.